बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 26 अप्रैल 2020 रात के 10 बज चुके हैं और तीसरी शब है रमज़ान की, दूसरा रोज़ा हो चुका है। हमारा मौजू कोविड है। कोविड के दो मौजू हमारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं और सबके ही दोनों मौजू दुनिया जिसके गिर्द घूम रही है वो है इसका ट्रांसमिशन, इस वायरस के फैलने की रफ्तार, फैलने का अंदाज, फैलाव और इसकी इन्फेक्टिविटी कितना नुकसान पहुंचा रही है बॉडी में जाने के बाद। तो ये दो मौजू हैं। गुज़श्ता दिनों आपने देखा होगा कि यूएस का जो डिपार्टमेंट है होमलैंड सिक्योरिटी, उसका साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने जॉन हॉपकिन की अप्लाइड फिजिक्स लेबॉर्ट्री के साथ जो रिसर्च की है वो आपके सामने में रखता हूँ। पहले भी काफ़ी हमारे पास स्टडीज़ आ चुकी थी जो मुख्तलिफ ममालिक में हो चुकी थी, सिंगापुर में और मुख्तलिफ जगहों पर, जिसमें हमने बताया था कि जो पोरस होते हैं यानी जो कपड़ा हो गया, कागज़ हो गया, इसमें वायरस कम स्टे करता है इन सरफेस के ऊपर, लेकिन प्लास्टिक, शीशा, लकड़ी, इस पर ज़्यादा, स्टील, इस पर ज़्यादा स्टे करता है। और बात समझ में भी आती है कि इसमें तो जज्ब हो जाएगा, क्योंकि वायरस खाली तो नहीं घूम रहा, वो पानी के बुलबुले के साथ है, तो वो जज्ब हो जाएगा, तो डिफ़िकल्ट होगा वापस निकलना, इससे फैलना। यानी हाथ से हाथ टकरा कर वायरस नहीं फैलता, ना कोनी से कोनी टकरा के वायरस नहीं फैलता। वायरस नाक मुंह से निकली हुई हवा जिसके अंदर पार्टिकल है, उस पार्टिकल जब दूसरे के नाक के पास जाएगी तो फैलेगा, या उस हवा जहाँ पे स्टे करेगी, जिस प्लास्टिक के ऊपर, जिस कागज़ के ऊपर या जिस स्टील के ऊपर, उस पर दूसरा आदमी हाथ रखेगा और वो हाथ अपने नाक मुंह पे ले जाएगा तो वो फैलेगा। तो आइए देखते हैं कि अच्छी खबरें क्या हैं। पहले भी ये खबर हम आपसे शेयर कर चुके हैं, साइंटिफिक जो पुराना डाटा था उसकी बुनियाद के ऊपर, कि टेम्परेचर का बड़ा रोल होता है वायरस को फैलने में रोकने से। फिर ये बता चुके हैं कि बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर जब वायरस आ जाता है तो फिर वो महफूज हो जाता है। जब बॉडी से बाहर है, खुले आसमान के नीचे है, तो उसकी लाइफ कुछ और होगी। एसी वाले इन्वायरमेंट में है तो उसकी लाइफ कुछ और होगी। अगर ह्यूमिड इन्वायरमेंट है तो उसको दौड़ना मुड़ना में मुश्किल होगी। अगर ड्राई इन्वायरमेंट है तो तेज़ दौड़ेगा। तो ये सारी बातें, अगर सूरज की रोशनी है तो उसको तोड़ेगी, रोशनी नहीं है तो नहीं तोड़ेगी। तो ये सब बातें उसकी ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं, उसकी कॉलोनी पे असरअंदाज होती हैं। तो आज हम समझते हैं कि उसने क्या कहा है। होमलैंड सिक्योरिटी यूएस गवर्नमेंट के जो डायरेक्टर ने राइट इन फ्रंट ऑफ यूएस प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अपनी डेली प्रेस ब्रीफिंग में उसने क्या कहा है वो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो ट्रस्टेबल डेटा है वो आपके सामने हम रखते हैं। ये इज़ ए प्योरली साइंस और साइंटिफिक काम किया। जॉन हॉपकिन कोई मामूली इंस्टीट्यूट नहीं है। जॉन हॉपकिन का जो अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट है, जो लेबॉर्ट्री है, इज़ नॉट जोक। ये यूनिवर्सिटी मेरीलैंड में है और भरपूर काम है, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन ये सब काम कंसिस्टेंट है, जो पहले दूसरे वायरस और बैक्टीरिया पे हुए हैं बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। कोई नई बात इसमें नहीं आई है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि वेरीफाइबल है। अब ये स्टडी कंडक्ट कर ली गई है तो ये वेरीफाइबल है। स्टडी है क्या? वो कहता है कि अगर 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मौसम हो, जो कि मौसम पूरे पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है, और ह्यूमिडिटी 20 हो, 20 ह्यूमिडिटी बहुत कम है, हवा में नमी का तनासुब 20 हो, तो वायरस स्टील के ऊपर, स्टील सबसे टफेस्ट है, स्टील, शीशा, इस पर 18 घंटे के अंदर अपनी कॉलोनी का आधा हो जाएगा। यानी इसकी हाफ लाइफ 18 आवर्स है। यानी कि अगर वहाँ पे 10 वायरस हैं तो 18 घंटे के अंदर वो 5 हो जाएंगे, फिर 5 बच जाएंगे। नेक्स्ट 18 घंटे में फिर उसका 50% कम हो जाएगा, तो अब 2.5 बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट 18 घंटे में फिर 1.25 बच जाएंगे। फिर नेक्स्ट 18 घंटे में 0.75 हो जाएंगे। तो 4 और 5 लाइफ के बाद कहानी ख़त्म हो जाती है वायरस की, वो 0 हो जाता है। तो 18 घंटे किस पर है? स्टील पर। टफेस्ट कंडीशन के टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड और ह्यूमिडिटी बहुत चैलेंजिंग 20, ड्राई। ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी कर दिया हमने 80 स्टडी के अंदर, तो ये जो 18 घंटे ये 6 घंटे हो जाएगा। अब इसी स्टील के ऊपर, इसी शीशे के ऊपर, इसी प्लास्टिक के ऊपर, इसी लोहे के ऊपर वो वायरस का जो पार्टिकल पड़ा हुआ था उसकी लाइफ 6 घंटे हो गई है। यानी कि अगर 10 है तो 6 घंटे में वो 5 हो जाएगा, अगले 6 घंटे में यानी कि 12 घंटे में वो 3 हो जाएगा, उसके बाद वाले 6 घंटे में 18 घंटे में वो 1.5 हो जाएगा, उसके बाद उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। तो ये है वायरस का यानी कि आप देखें ह्यूमिडिटी बढ़ गई, टेम्परेचर सेम रहा 21 से 23, तो वायरस की जो लाइफ है वो नीचे हो गई। अब टेम्परेचर जो है 18 से, टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया, 35 कर दिया, और ह्यूमिडिटी वो 80 रखा, तो लाइफ बिल्कुल नीचे हो जाएगी, वो 1 आवर। अब वायरस इसी शीशे पर 1 घंटे रहेगा। अगर आपके कमरे का टेम्परेचर
35 डिग्री सेंटीग्रेड है और ह्यूमिडिटी 80 है, तो ये 1 घंटे से ज़्यादा रह नहीं सकता। कुछ भी नहीं करें 1 घंटे बाद ये इसकी लाइफ 50% रह जाएगी और 2 घंटे बाद इसकी लाइफ और कम हो जाएगी, यानी कि 4-5 घंटे में इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा जो भी, क्योंकि आपके 80 तो ह्यूमिडिटी नहीं होगी घर में, ह्यूमिडिटी आपकी 60-65 होगी, तो वो 4-5 घंटे के अंदर वो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। यानी फ़र्ज़ करें कोई मेहमान आया है, अपने साथ वायरस ले भी आया, आपने उससे नहीं मिले, 4-5 घंटे के अंदर आपने ड्राइंग रूम छोड़ दिया, तो ड्राइंग रूम में देयर विल बी नो वायरस जो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग हाउ टू कंक्लूड। इसको हम कैसे देखेंगे कैसे। अब ये तो हो गया सरफेस के ऊपर, और एरोसोल्स हैं जो आप सांस से निकालते हैं, ये क्या हो रहा है। देखिए ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसको अप्लाई कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा हो क्या रहा है। तो एरोसोल, अगर आपका एरोसोल से पहले एक और बात कर लेते हैं कि अगर ये एक रूम नहीं है आपका, यहाँ पे सूरज की रोशनी भी आ रही है, यानी कि आपका आंगन है, टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, ह्यूमिडिटी 80, सर्दी का माहौल है, मगर दिन में सूरज भी निकलता है, तो फिर ये वायरस 2 मिनट रहेगा। इसकी हाफ लाइफ कितनी हो जाएगी? 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। जनाब, अगर आप रोड के ऊपर हैं और आपने नज़ला किया है तो आपका वायरस 2 मिनट तक रहेगा, हाफ 50%, उसके ख़त्म हो जाएगा। सूरज निकल आया है जी, ये है सरफेस, यानी कि सरफेस की बात कर रहा हूँ। आप स्टील की प्लेट लेके जा रहे थे, आपने इस पर छींका, स्टील की प्लेट 2 मिनट के बाद इसमें वायरस नहीं होगा क्योंकि वो सनलाइट देख रही है, ह्यूमिडिटी 80% है, वहाँ पे टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। इफ़ यू विल इंक्रीज द टेम्परेचर, ये 2 मिनट भी और कम हो जाएगा। ठीक है, इसको समझिएगा, जो समझ में नहीं आया सवाल कीजिएगा। एरोसोल, आप जो नाक से छींकते हैं, मुंह से जो बात करते हैं, जो बारीक बारीक पार्टिकल जिसमें वायरस मौजूद है, अगर टेम्परेचर 21 to 23 डिग्री सेंटीग्रेड है तो, और ह्यूमिडिटी 20 है, जो बहुत ड्राई टॉपिक है, तो एरोसोल में जो वायरस रहेगा वो सिर्फ 6 मिनट तक रहेगा। 6 मिनट बाद उसकी 50% पॉपुलेशन कम हो जाएगी, हाफ लाइफ वो 3 मिनट हो जाएगा, यानी कि 9 मिनट के बाद अगर 10 था तो 9 मिनट बाद वो 2.5 रह जाएगा। एक 12वें मिनट के ऊपर 6 मिनट पर वो 10 था तो 5 हो जाएगा, और 12 मिनट पर वो 2.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट 6 मिनट 18 मिनट के ऊपर वो 1.25 हो जाएगा, 18 मिनट के बाद वो ख़त्म हो जाएगा। यानी ग्रेजुअली कम होता है, पहले इतना से वो बिल्कुल नीचे ड्रॉप होता है, वो इसे हम कहते हैं हाफ लाइफ का कम होना, कि इतना था फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, फिर इतना हो जाएगा, यानी बिल्कुल आधा आधा कम होना शुरू हो जाएगा वो। अगर आपका ह्यूमिडिटी जो है वो है क्या कहते हैं 20% है, और सनलाइट साथ दे रहे हैं आप बाहर रोड के ऊपर, तो एरोसोल जो नाक से निकला है वो 1.5 मिनट रहेगा सिर्फ। जो हमारे इन्वायरमेंट है दिन का, जिसमें लोग निकलते हैं सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट में, तो मैं आपको बताऊं, जो लोग ठेले वाले लोग हैं वहाँ पे जो लोग खड़े हुए हैं, देखिए वायरस हाथ से लग के नहीं जाएगा, कंधे से लग के नहीं जाएगा, पीठ से लग के नहीं जाएगा, वायरस जाएगा आपके छींकने से, आपके नाक से नाक टकराने से, मुंह से मुंह टकराने से, मुंह से निकली हुई हवा दूसरे आदमी के सांस में जाने से, दूसरे की नाक से निकला हुआ छींक या खांसी का जो वाटर का मॉलिक्यूल है, छोटा छोटा सा जो पार्टिकल्स हैं, उसके जाने से। लेकिन जाने की रफ्तार हमने आपको बता दी, ह्यूमिड होगा तो वो नहीं जा पाएगा, ये समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जो क्लोज होटल का एरिया है, 5 स्टार होटल है, या आपका जो क्लोज इन्वायरमेंट है, वहाँ और रोड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वहाँ हो सकता है कि वायरस 6 घंटे रहे, यहाँ वो 6 सेकंड रहना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, जो सूरत हाल हमारे पर है। तो अगर मसाजिद में नमाजें आप ग्राउंड में पढ़ रहे हैं, खुले फ़ज़ा में पढ़ रहे हैं, तो इम्कानात वायरस के फैलने के बिल्कुल ड्रॉप से नीचे गिर जाते हैं। साइंसी बुनियाद पर समझिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है अगर, तो ट्रांसमिशन इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट हो रही है। ह्यूमिडिटी साथ है तो और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रही है। हम ह्यूमिड भी हैं, हमारे पास टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ है, हमारे पास सूरज की रोशनी भी है, तीनों चीज़ें फेवर कर रही हैं, तो ट्रांसमिशन नहीं होगा। देखिए ज़रूर कंट्रोल्स लगाए जाएं, लेकिन बकरी को बांधने के लिए आपने ऊंट वाले कंट्रोल नहीं लगाने, मुर्गी को गिराने के लिए आपने गाय वाली रस्सी नहीं बांधनी। आपका एनवायरनमेंट में जो ट्रांसमिशन हैं और जो यूएस के एनवायरनमेंट ट्रांसमिशन है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है।
तो आपके कंट्रोल्स भी डिफरेंस होने चाहिए. यू मस्ट इंजॉय दिस साइंटिफिक प्रोविजन जो आपको बेनिफिट देने की कोशिश कर रहा है. आप तो समझें आप इसको. जो कंट्रोल यूएस में लगा हुआ है उसके एनवायरनमेंट के लिहाज से, वहाँ ह्यूमिडिटी, वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ के सन, ये तीनों का ट्रांसमिशन में तीनों का ताल्लुक है ना भाई. तीनों का डायरेक्ट ताल्लुक है. दुनिया का कोई पेपर उठा लीजिए, इसका ताल्लुक है. तो इस ताल्लुक से जो फ़ायदा उठ सकता है उसको जहन में रखिएगा. मेरा ख्याल है कि मैंने एक बात अपनी बता दी. फिर उन्होंने ये भी कहा है, उसने इसके डायरेक्टर ने, कि जो ब्लीच है जो घर के अंदर आपका हैंडल वेंडल में लगा हुआ है उसमें आप 5 मिनट तक धोइए तो वो साफ़ हो जाता है. विदिन 5 मिनट्स ब्लीच लगाया, विदिन 5 मिनट जो है वो उसका हाफ लाइफ खत्म हो जाती है, वायरस मतलब मर जाता है. आइसोप्रोपाइल अल्कोहल उसके बारे में कहते हैं 30 सेकेंड. अच्छा, ये सब बातें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ना ये ऑलरेडी प्रूव्ड हैं. तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बातें हाइपोथेसिस में नहीं की है. इनका जो जॉन हॉपकिन का फिजिक्स लेबॉर्ट्री थी, वहाँ ड्रम में इन्होंने बाकायदा वायरस के जो पार्टिकल थे, जिस तरह नाक से आपका नज़ला है, छींक है, वो डाला है. सनलाइट डिफरेंट उन्होंने लाइट दी है, टेम्परेचर दिया है. उसके बाद उन्होंने स्टडी मुकम्मल करके आपके सामने रखा है कि स्टडी है क्या. तो हीट का ताल्लुक, सनलाइट की यूवी का ताल्लुक, आपकी ह्यूमिडिटी का ताल्लुक वायरस के फैलने से बराह रास्त जुड़ चुका है. ये बात मुस्तहकम है, वैलिड है, बावसूख है. कई स्टडीज़ आ चुकी हैं. इस स्टडीज़ के नतीजे में जो फैसले किए जा सकते हैं वो करने चाहिए. आने वाले दिनों में समर आ रहा है, गर्मी है, हमारे तो आ चुकी है. तो इसका जो रोल है ट्रांसमिशन पे, इस वायरस को बदतरीन नुकसान पहुंचेगा फैलने में इस ट्रांसमिशन की वजह से. घरों में लोगों ने सवाल मुझसे किया, घर में एसी चला के सो सकते हैं? भाई सोएं घर में एसी चला कर यार. वो एसी की हम बात कर रहे हैं उस क्लोज इन्वायरमेंट में जहाँ पर मुख्तलिफ लोग आते हैं. मसलन आप जाते हैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर, वहाँ पर कमरा बंद है स्टोर का, तो वहाँ पर जो एसी लगा हुआ है, इन्वायरमेंट 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है. हमारे यहाँ तो खैर बड़ा होता है, लेकिन 21 डिग्री सेंटीग्रेड का है. तो वहाँ हवा घूम रही है उसी जगह पर. जहाँ हवा घूमेगी और हवा को खुश्क होने में टाइम लगेगा तो वहाँ चांसेस बढ़ जाएंगे. लेकिन ठेले वाला जो खड़ा हुआ है रोड के ऊपर, वहाँ पे तो बहुत कम होगा. मैं ठेले वालों को प्रमोट नहीं कर रहा, मगर मैं जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कहाँ पे सोशल डिस्टेंस कितनी इंपॉर्टेंट है. अगर आप होटल में, मतलब मैं इसका मिसाल दूँ, 10 लोग एक कमरे में आके बैठते हैं, ड्राइंग रूम है बड़ा सा, 2-2 मीटर के फासले पे बैठते हैं, तो एक दूसरे की हवा टकराने के चांसेस फर्स्ट करें मैं कहता हूँ कि 10% है. ABCDEF इस तरह के लोग बैठे हुए हैं. तो एक बंदे का नाम A है, एक का नाम B है, एक का नाम C है. तो A की नाक से निकली हुई हवा E तक पहुंचने का चांस फर्स्ट कर लीजिए 10% है. कहाँ पे? जहाँ पे AC लगा हुआ है, क्लोज कमरा है. लेकिन अगर ग्राउंड में जाकर यही सिचुएशन आप ग्राउंड में कर देते हैं तो ये 10% नहीं रहेगी, ये 1 से कम हो जाएगी, 1% से कम हो जाएगी. देख रहे हैं ड्रॉप. जिसको शक है वो मुझसे साइंटिफिकली इस पर आर्गूमेंट कीजिएगा, तो मैं इस पर साइंटिफिकली सपोर्ट करूँगा, क्योंकि इस महदूद वक्त में मैं आपको इसके मैथमेटिक्स का डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं कर सकता. मेरे अजीज़ दोस्तों, सुनने वाले लोगों, डॉक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फार्मासिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैथ्स को आप उठा के फेंक नहीं सकते. इससे पहले भी जितनी एपिडेमियोलॉजी कैलकुलेट की गई है, वो स्टैट्स के लोगों ने, मैथ्स के लोगों ने इसमें इतना भरपूर कंट्रीब्यूशन किया है. तो ये कहना हमारे हेल्थ के लोगों का कि जी ये सिर्फ डॉक्टर जानते हैं, सिर्फ फार्मासिस्ट जानते हैं, सिर्फ नर्सेज जानती हैं, ये मुनासिब बात नहीं है. साइंस कहीं से भी आ रही है, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, उसको समझा जाए, उसको साइंटिफिक लॉजिक पर समझा जाए. आपको एक अब दूसरे मौजू की तरफ भी लेके चलते हैं. अब ये तो हो गया ट्रांसमिशन, चूँकि बार बार मौजू हमारा वही रहेगा. ये है इन्फेक्शन रेट. हमने कुछ स्टडीज़ कंक्लूड होती जा रही हैं, कुछ स्टडीज़ हमें इशारे दे रही हैं, कुछ बहुत तेज़ी से बेल बजा रही हैं. मैं आपको बेल बजाने वाली स्टडी की तरफ लेके चलता हूँ. स्टडी क्या है? जस्ट ए रिपोर्ट ऑफ न्यूयॉर्क हॉस्पिटल, ट्रस्टेबल डेटा, रिलायबल डेटा. वो क्या कहता है कि 5,700 लोग जो उनके उस पर आए, यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में जो लोग थे, उनकी सूरत हाल क्या थी, कोमॉर्बिडिटीज़ उनमें कितनी थी. कोमॉर्बिडिटी मतलब कोविड के साथ और बीमारियां कितनी थी. तो 56.6% यानी 5,700 में से 3,026 लोग वो जो थे उनमें हाइपरटेंशन था, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था. अच्छा, ये मेरे लिए सोचने की बात है फॉर मी एज ए स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस कि ये हाइपरटेंशन के जितने मरीज़ आए थे न्यूयॉर्क में, ये सब दवा खा रहे थे.
अपनी ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए। तो ये दवा कोविड को जगह दे रहा है या ब्लड प्रेशर जगह दे रहा है, मैं अभी कंक्लूड नहीं कर रहा, क्यों आई डोंट हैव इनफ इंफॉर्मेशन or enough papers to understand what is the actual role of hypertension, or is there any role of antihypertensive drug in augmentation of the COVID consequences। मुझे भी नहीं पता कि कोविड जो दवाएं खा रहे हैं उसकी वजह से बढ़ रहा है या वाकई हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ रहा है या दोनों उसमें शामिल है या सिर्फ हाइपरटेंशन शामिल है। लेकिन ये बात है कि जितने लोग कोविड से क्रिटिकल कंडीशन में आए उसमें 56.6 विच इज़ वेरी कंसिस्टेंट विद द डेटा ऑफ द UK, विच इज़ वेरी कंसिस्टेंट with the data of Italy, it is consistent with the data of Spain, it is consistent with the data of even China। तो ये बता रहा है। दूसरी तरफ देखिए 41.7% जो ओबेसिटी है, जो मोटे लोग हैं या जिनका बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है, ये न्यूयॉर्क का डेटा कह रहा है, वो कहता है 1737 लोग ओबेसिटी में थे, विच इज़ 41.7%, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, बाद में दोनों था, ओबेसिटी भी था, हाइपरटेंशन भी था, या तीनों भी था, उसमें ब्लड प्रेशर वो भी था, शुगर भी था। तीसरा जो है 33.8% वो है ब्लड प्रेशर 1808, जो लोग थे वो ब्लड प्रेशर में भी थे। तो ये तीन जो कोमॉर्बिडिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं वो हमने आप सामने रख दी हैं वैसे, और ये न्यूयॉर्क से डाटा से रिपोर्ट होती हैं। जो UK और चाइना इटली का डाटा है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम्स का भी आता है बहुत सारा। तो ये मामला हैं इसके अंदर। आइए अब एक और तरफ चलते हैं, और वो है कि पोस्ट ये है रिलेशनशिप विद द टेस्टिंग। क्या है पाकिस्तान में, फिर हम कह रहे हैं कि ये बढ़ गया। पाकिस्तान में आज से, अब आप तो फरवरी से फैला हुआ है ना आपके पास, मार्च से तो आप टेस्ट कर ही रहे हैं, बल्कि फरवरी में टेस्ट 26 फरवरी को आपने टेस्ट करना शुरू कर दिया था। तो आप अगर 10 टेस्ट करते थे तो आपको एक पॉजिटिव मिलता था। आपने टेस्ट करने की एबिलिटी बढ़ानी शुरू कर दी। 100 करेंगे तो कितने पॉजिटिव मिलेंगे? 10। 1000 करेंगे तो 100। तो भाई आपका ये जो रेशो है 10 करो तो 1 मिलता है, वो आज भी वही है। आज आप ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा मिल रहा है। तो आइए हम बैक चलते हैं, इसके चैलेंजेस को समझते हैं। तो अगर आज से 1 माह पहले आप 1 लाख कर लेते टेस्ट तो आपको 10,000 मरीज मिल जाते हैं ना। आपने अब 1 लाख मुकम्मल किया, अब 10,000 मिल गए। लेकिन ये याद रखिएगा कि बीमारी वो जिसमें डायग्नोसिस हो रही है, ज़रूरी नहीं है कि वो अब भी हो, वो नेगेटिव भी हो रहा है। तो बहुत सारे हमने मिस कर दिए, चांस मिस कर दिया टेस्ट करने का, जब हमें टेस्ट करना था वो नेगेटिव हो गए। ऐसा ही है ना। तो रेशो आज भी मेंटेन है। आज आप कह रहे हैं कि 1 लाख में 10,000 है, आप अगर इसको 10 लाख कर लें तो ये 1 लाख हो जाएगा। तो आपके 10,000 से 1 लाख हो गया। आप 1 करोड़ टेस्ट कर लें, ये 10 लाख हो जाएगा। तो आप कहेंगे 10,000 मरीज से 1 करोड़ मरीज हो गए। भाई ये तो डाटा है ना। आप ये ना देखें, आप ये देखें डेथ रेट कितना है आपके, क्रिटिकल कंडीशन में कितने लोग आ रहे हैं। देखिए जनाब, बड़ा क्लियर पिक्चर है। ट्रांसमिशन का हमने आपके सामने रख दिया, पाकिस्तान को एज हासिल है ट्रांसमिशन के ऊपर। अब आइए इस कल्चर की वजह, वो नॉट कल्चर, ये जो हमारे पास क्लाइमेट है इसकी वजह से इसको एज हासिल है। अब आइए इन्वायरमेंट के ऊपर, जोग्राफिया और इन्वायरमेंट समझने की कोशिश करते हैं, कैसे लिंक है इसका और कहाँ पे लिंक नज़र आ रहा है। हमें इस्टेब्लिश तो नहीं है लेकिन लिंक नज़र आ रहा है कि जहाँ जहाँ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ज़्यादा थी, इटली, स्पेन, चाइना, ईरान, तेहरान, और जहाँ ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बड़े बड़े जो पहाड़ थे उनमें ट्रैप हो गई थी। ये चारों पहाड़ों से घिरे हुए जगह है ना, स्पेन का दारुल हुकूमत और इटली का नॉर्थन पार्ट, तेहरान और ये वुहान। तो वहाँ उसने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। तो जिस वक्त इन्होंने ये वायरस इनहेल किया उस वक्त इनकी बॉडी में कंटेमिनेंट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मौजूद थे। हो सकता है सिर्फ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना हो, और भी जो गैसेज हैं या और भी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो नुकसान पहुँचाती हों। विद द पैसेज ऑफ टाइम्स साइंस चीज़ों को सामने लेकर आएगी, लेकिन ये लिंक नज़र आ रहा है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एनवायरनमेंट में मौजूदगी और इस बीमारी की शिद्दत में इजाफा। हम ये देख रहे हैं कि जी जैसे जैसे लॉकडाउन हुआ दुनिया भर में, आपकी 7.5 अरब की आबादी में बहुत बड़ी आबादी लॉकडाउन में चली गई, तो एनवायरनमेंट के ऊपर जो लोड था आलूदगी का वो कम भी हो गया है। तो आने वाले दिनों में इन्फेक्टिविटी को शायद नुकसान भी पहुँचे वायरस की। पहले ट्रांसमिशन को नुकसान तो पहुँच रहा है, और US की जो इतनी बड़ी अथॉरिटी थी उसने पब्लिकली कह दिया है, तो इन्फेक्टिविटी को भी नुकसान पहुँचा।
हमें बहुत ज़रूरत है कि अपनी छोटी छोटी स्टडीज़ करें। पोस्ट कोविड हमें बहुत सारी स्टडी करनी पड़ेगी। हम नाकाम हुए हैं टेस्टिंग करने के मामले में, हमने टाइम पे टेस्ट नहीं कर सके, हम लोगों को घबराते ज़्यादा रहे, बहुत तबसरा हमारे नॉन साइंटिफिक लोगों ने किया। मुझे नहीं पता, मैं आपके सामने बात करना चाहता हूँ कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन, ये कुछ वेयर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन, एजिथ्रोमाइसिन से तो जो साइड इफ़ेक्ट्स थे उनका क्वांटम हमें कुछ नज़र आ रहा है कि उससे लोगों को नुकसान पहुंचा है। यकीनन जो हमारी लाहौर यूनिवर्सिटी ने बाकायदा टीवी पे परफॉर्मेंस करके इसको इस्तेमाल करवाया था, उसने भी नुकसान पहुंचाया होगा। तो हमें निकालना पड़ेगा ये 270 लोगों में कितने हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की वजह से मार दिए, कितने एजिथ्रोमाइसिन से मार दिए, कितने क्लोरोक्विन से मार दिए, हमें निकालना पड़ेगा। बात तल्ख लग रही है जनाब, आपके यहाँ भी फार्मेसी में दवाइयाँ शॉर्ट हो गई थी। ये दवाइयाँ बॉडी के अंदर अगर गई हैं तो इसने फ़ायदा पहुँचाया है, इसने नुकसान पहुँचाया है। नुकसान का जो क्वांटम है वो दुनिया ने तय कर दिया कि नुकसान का क्वांटम ब्राज़ील से नज़र आ रहा है, यूएस से नज़र आ रहा है, इशारे मिल रहे हैं। या तो आपकी दवाएँ असर नहीं करती, अगर असर करती हैं तो नुकसान जो पहुँचाना है उसने आपके लोगों को अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। वक्त है कि हम स्टडी करके कंक्लूड करें ताकि आइंदा उससे बच सकें और समझ सकें। मैं आप लोगों के लिए दुआ गो सवालात का इंतज़ार करूँगा जिस पे मेरी गुफ्तगू बार गुज़रती है, वो साइंसी तबसरा करने से में आज़ाद है। साइंसी तबसरे को वेलकम करता हूँ, इससे दरकिनार कि तबसरा करने वाला कितना नाम रखता है, क्या उम्र रखता है, क्या तालीम रखता है। लॉजिक विल ऑलवेज बी रिस्पेक्टेड बाय एनी सोसाइटी, जो अच्छी सोसाइटी है। मैं आप लोगों का और इस माशरे के लिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपका हम सबका हामी नासिर हो।